हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीधा मुलाकात करने जा रहे हैं क्लास 12th यानी इंटर के स्टूडेंट्स के साथ, जो सबसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनका जो है वो एग्ज़ाम आने वाला है कुछ महीनों के बाद, जिसकी बुनियाद पे उनका कैरियर का डिसाइड होने वाला है, जिनकी बुनियाद पे उनके जो सपने हैं वो टिके हुए हैं। वो एग्ज़ाम जो पिछले कई सालों से जिसका उन लोगों को इंतज़ार था, अब वो इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो आने वाली हैं। अब ये स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप को जितना भी तैयार समझते हैं उस हिसाब से उन लोगों को अपने उस कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठना है। अब यहाँ पर मेरा ये मशवरा होगा उन स्टूडेंट्स के लिए कि अगर जितना भी आपके दिमाग में जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, परेशानियाँ अगर या खौफ जो है, अब खौफ किस बात का हो सकता है भाई, आप सब जानते हो। खौफ इस बात का है कि कहीं हम फेलियर का शिकार न हो जाएं, नाकाम न हो जाएं। तो ये बहुत बड़ी जो है टेंशन हमारे स्टूडेंट्स में पाई जाती है कि ज़ाहिर है एक ऐसे एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं जो सिर्फ उनका सपना नहीं है, जो सिर्फ उनका सपना नहीं है, उनके पेरेंट्स का भी सपना है, और उनने बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलकर इस सपने को संभाल के रखा हुआ है। तो जाहिर है कि टेंशन तो होती है, मगर मैं यहाँ पर ये आपको एडवाइस दूंगा कि इन सब चीज़ों से थोड़ा रिलैक्स होके आपने अपने मकसद पे ही ध्यान देना है, क्योंकि अगर डिप्रेशन, टेंशन या स्ट्रेस से कोई चीज़ें हल होने होती तो ज़ाहिर है हम सबसे ज़्यादा जो है वो करने बैठ जाते। ठीक है ना जी। तो न आप स्ट्रेस का शिकार हो, न डिप्रेशन का शिकार हो, सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो आपका टारगेट है उस पर फोकस करें और अपनी सलाहियतों पे एतमाद करें। अगर आप अपनी सलाहियतों पे एतमाद नहीं करते हो तो फिर ये आप जो है वो मैदान में उतरने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लूज़ कर जाते हो। आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हो। आप जो जितना इतने सालों से जो पढ़ा है वो आपको डाउटफुल लगता है। आपकी अपनी तैयारी आपको मुकम्मल नहीं लगती है। तो ये जो सारी चीज़ें ये खौफ की वजह से आप पर जो है वो तारी हो जाती है। आपको एक डर सा महसूस होता है, और ये डर जो होता है आपका, ये जो डर आपके कंपटीशन से पहले, एग्ज़ाम से पहले, फेलियर का डर, नाकामी का डर, ये डर वो डर, ये जो है वो आपको अगर तैयारी आपने अच्छी भी की है, प्रिपरेशन, तो उसको भी जो है वो डैमेज कर सकता है। यानी आप यकीन करें कि अगर आपने ये डर भर के रखा हुआ अपने दिमाग में और आप खौफज़दा हैं, तो यकीन समझें आप इस मैदान में उतरने से पहले ही बहुत कुछ हार जाएंगे। अब होता क्या है? होता ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पे एतमाद रखें, खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप इतने सालों से पढ़ रहे हो इस आपके सपने को पूरा करने के लिए, तो आप किस वजह से जो है वो इतने सालों की मेहनत को आप इस तरह बेतौकीर नहीं कर सकते, यानी उस पे अदम एतमाद आप नहीं कर सकते। ठीक है ना जी। आप अपने आप पे भरोसा रखें। अगर आपका अपने आप पे भरोसा रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे चला जाएगा, और वो चीज़ें जो है वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी वो आपकी कंफ्यूजिंग है। ये वजह क्या होता है? कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा जो वजह है वो डर है, जो आप लोगों ने, अगर किसी ने रखा है, मैं सबको तो ऐसा नहीं कह सकता, मगर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसको लेकर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं।
अपने नंबर्स के चक्कर में या अपने जो है वो ज़ाहिर कैरियर के हिसाब से सब स्टूडेंट जो है वो हम समझते हैं कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है। अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, उनको सीरियस होना चाहिए, मगर एक एक्स्ट्रा सीरियस होना, अपने आप पे एतमाद खो बैठना, अपने आप पे शक करना, अपनी तैयारी पे शक करना, अपनी तैयारी को पूरा न समझना, ठीक है ना। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो इसका मतलब है आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, फिर भी आप अपने आप पर यकीन है, क्योंकि ये पता नहीं होता, डर होता है कि भाई बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, उनमें कुछ ही बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उन न होने वालों में से हो, ये तो हरगिज़ नहीं। आप सोचो कि हम उनमें से हैं जो आगे चल के सिलेक्ट हो जाएंगे, या जिनका कैरियर जो है वो ताबनाक है, ठीक है ना, ब्राइट है, हम उनमें शामिल हैं। हम कभी भी नेगेटिव क्यों सोचें, हम इस तरह की बातें जो अपने दिमाग में क्यों ला रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव सोचो आप, और इंशाल्लाह आप अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे। यह आपका ईमान होना चाहिए, आप सब दोस्तों का ईमान होना चाहिए। अगर आप समझते हो कि आपने अच्छा पढ़ा है तो आप अपने आप पे भरोसा रखें। हाँ, अगर ये डरे वो जो ज़ाहिर जिन लोगों ने मेहनत नहीं की है या अपने आप को इतना प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो उनका तो बनता है। मगर जो बच्चे शुरू से लेकर अभी तक इतने सालों से इस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, बड़े ही आपके वेल फोकस्ड हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए और टेंशन करनी भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ किसी को भी नहीं टेंशन करनी चाहिए। आप अपने पोटेंशियल पे रहो, आप अपने पोटेंशियल पे रहो, आपकी जो सलाहियतें हैं, कैपेसिटीज़ हैं, उनको बुरूकार लाओ। यही जो मकसद है जिसकी वजह से आप जो है आगे चल के अपने कैरियर में भी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हो और उस कैरियर की तरफ बढ़ भी सकते हो। ठीक है जी। तो मैं इंटर के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे कहूँगा कि आपने जो भी तैयारी की है, जितनी भी तैयारी की है, उस पर आप जो है वो रिलाय करें, भरोसा करें, और अब जितना टाइम बचा है उस पर फोकस करें, उसको अब समेटने की कोशिश करें, उसको अब वाइंड अप करने की कोशिश करें, ताकि चीज़ों को कलेक्ट किया जाए, एक जगह पे लाके अपने दिमाग में फिट कर दे। क्योंकि अब आपके पास जो टाइम आएगा आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों को समेटना है, उसको क्या करना है, कंपाइल करना है, एक जगह पे ले आके सब चीज़ों को इकट्ठा करना है, और ये सारा फोकस जो आपका एक डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है जी। तो आपके लिए आज जो पहला लेक्चर हमने रखा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से है, और वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसको हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है जी। अब कूलम्ब्स लॉ में आप लोगों ने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में चार्जेस के बारे में पढ़ रहा है, और चार्जेस के बारे में जितना भी पढ़ा है वो आपको यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, और चार्जेस के बारे में एक लेक्चर भी मैं कोशिश करूँगा कि चार्जेस के बारे में एक अलग से लेक्चर रखा जाए, मगर ये आपका बिल्कुल ही पहला लेक्चर है, तो इस पे हम जो है कूलम्ब्स लॉ पे ही फोकस करेंगे। और कूलम्ब्स लॉ का जो सेक्शन है जो फ्री स्पेस में या एयर में, ठीक है, जो आपका कांस्टेंट है के तक, वहाँ तक आज रखेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद जो है वो आपका मीडियम में भी ज़ाहिर है लेके जाएंगे इसको, और उसके थ्रू जो प्रॉब्लम आएंगे या जो कॉन्सेप्ट हैं वो अलग लेक्चर में रखे जाएंगे। क्योंकि सबको मिला के तो फिर आपका बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, फिर आपका प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे भी प्रॉब्लम होगा, ज़ाहिर इतना लंबा लेक्चर है। मगर हम उसको एक अलग सेक्शन में रखते हैं और इसको अलग सेक्शन। जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ आपका होगा के की वैल्यू, यानी के जो आपका फ्री स्पेस में होता है, यानी हम मीडियम में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ फ्री स्पेस या एयर के अंदर जो आपका इंटरेक्शन और चार्जेस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, जो वैल्यू आपकी फिक्स होती है। ठीक है, तो चार्जेस के बारे में हम पहले देख लेते हैं। चार्जेस जो आप लोगों ने पढ़े हैं, तो कंसेप्ट ये पढ़ा है हमने कि भाई अगर सिमिलर चार्जेस हैं, चार्जेस आपके सिमिलर हैं, ठीक है जी, ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव टू नेगेटिव भी हो सकते हैं। दोनों चार्जेस अगर सिमिलर हैं तो ये आपका क्या करेंगे, रिपेल करेंगे
दूसरे को, ये नहीं ये एक दूसरे से, हम आम ज़बान में कहें तो ये शदीद नफ़रत करते हैं एक दूसरे से। सेम कैटेगरी वाले दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, जब इनको एक साथ कहीं पे सेपरेशन पे रखा जाएगा तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, हकारत में करेंगे, नफ़रत करेंगे, एक दूसरे से अलग कर देंगे, या ऐसा समझेंगे वो एक दूसरे को अपने आप से अलग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो जिसको हम कहते हैं रिपल्शन। ठीक, उसके बाद आपका आता है अपोजिट चार्जेस, नॉन सिमिलर चार्जेस, सेम नहीं है, डिफरेंट चार्जेस हैं। तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका अट्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो चार्जेस के दरमियान जो है वो आपका एक दूसरे के साथ क्लोजनेस होगी या मोहब्बत कहेंगे, वहाँ नफ़रत है तो यहाँ मोहब्बत का इज़हार होगा। एक दूसरे को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इनके दरमियान जो फासला है उसको मद्देनज़र रखते हुए, अब ये मैं अभी कह रहा हूँ ऐसे ही, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी ताकत का इज़हार करेंगे या अपनी मोहब्बत का इज़हार करेंगे। किस तरह करेंगे, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा। अब इस फोर्स को, अब यहाँ पर देखें एक्चुअली ये चार्जेस जो है वो एट रेस्ट है, ये चार्जेस जो है वो आपके बिल्कुल ही रेस्ट में है, यानी मूविंग चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो ये मूविंग चार्जेस नहीं है तो जाहिर है अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, इनके दरमियान क्या होगा, सेपरेशन होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इनकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है या फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रही है एक दूसरे के दरमियान, या एक दूसरे को ये रिपेल कर रहे हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस फोर्स को आप किस कैटेगरी में लाएंगे, ये फोर्स आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। इसको हम क्या कहते हैं, यानी दोनों को मिला के हम कहेंगे, कॉमन नाम इसका हो गया या जनरल नाम क्या हो जाएगा, रिपल्शन का और अट्रैक्शन का दोनों ही फोर्सेस हैं, तो इनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्या कहेंगे जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रो का मतलब ही होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, चार्ज, और स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट, स्टेशनरी है। ये चार्जेस क्या हैं, स्टेशनरी है। अगर चार्जेस स्टेशनरी तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बनती है, एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे, उस फोर्स को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है जी, अब कूलम ने जो है इस फोर्स के बारे में हमें बताया और चार्जेस के बिहेवियर में भी बताया कि भाई यहाँ पर जो है किस तरह जो है वो। अब कूलम ने यहाँ जिक्र किया था पॉइंट चार्जेस का, वो कह रहे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो किस पे स्टडी किया उसने, पॉइंट चार्जेस पे। अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, बहुत ही छोटे चार्ज होते हैं, या ऐसा मान लें कि अगर उसका कोई वैलिड डेफिनेशन या आपका वेल डिफाइंड नहीं है ये, मगर हम इस तरह मान सकते हैं इसको कि उनके दरमियान जो सेपरेशन है, चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, वो इतना ज़्यादा है उसकी साइज़ के हिसाब से। चार्ज की साइज़ जो है बहुत ही छोटी है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। या हम ऐसा कंपेयर कर लें कि दोनों के दो चार्जेस हैं या बहुत सारे चार्जेस हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए तो उनके साइज़ बहुत छोटे हैं। या ऐसा मान लें कि अगर कोई चार्ज आपका बड़ा भी है तो हम बहुत ही ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे रखें तो वो भी चार्ज आपका माना जाएगा छोटा, क्योंकि उसका असर जो है वो बहुत ही कम पड़ जाएगा, तो हम उसको भी पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मान लें कि चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस अगर ज़्यादा है उसके साइज़ के हिसाब से, तो दैट चार्जेस विल बी कॉल्ड पॉइंट चार्जेस। तो कूलम ने क्या कहा था कि कूलम्स लॉ में क्या उन्होंने फरमाया था, ठीक है ना जी, क्या फरमाया था कि इंटरेक्शन ऑफ या इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस के बारे में बताया था एक बात,
दूसरा ये चार्जेस जो है वो पॉइंट चार्जेस होंगे। कौन से चार्जेस होंगे? ये पॉइंट चार्जेस होंगे। कूलम के हिसाब से जो कूलम ने चार्ज यहाँ पर डिस्कस किए थे वो पॉइंट चार्जेस हैं, और उनके दरमियान जो है वो इंटरेक्शन के बारे में हमें बताया था। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, वेदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें चार्जेस से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों आपके पॉजिटिव रखे हैं, आप दोनों नेगेटिव भी रख सकते हो, आप दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी रख सकते हो। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर ये चार्ज Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। अब कूलम ने कहा कि इनके दरमियान किस तरह इंटरेक्शन होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपके चार्जेस सेम हैं यानी सिमिलर हैं, तो इनके दरमियान क्या आएगा? कौन सा फोर्स आएगा? रिपल्शन वाला फोर्स आएगा। ठीक है जी। तो किस तरह रिपेल करेंगे? वो ये कहता है कि Q1 चार्ज जो है वो Q2 को रिपेल करेगी। Q1 चार्ज जो है, यहाँ पर देखें, ये कंसेप्ट क्लियर कर लें, Q1 चार्ज अपना फोर्स डालेगी किस पे? Q2 पे, यानी Q2 को अपने आप से दूर करेगी। बिल्कुल ऐसा है, Q1 जो है Q2 को रिपेल करेगी, तो इस तरह ये इस तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर Q2 जो है वो इस Q1 को अपने आप से दूर करेगा, यानी इस तरफ धकेल देगा। तो अब यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन कैसे हो रहा है? देखो, ये वाला फोर्स इस पे Q1 अपना इस पे फोर्स डालेगा तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा। इसी तरह Q2 अपना फोर्स किस पे डाल रहा है? Q1 पे डाल रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये पीछे की तरफ जा रहा है। अब क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है। अब ये दूसरी बात जो उसने कही थी कि दरमियान आपका जो फासला है या जो लाइन है, ये सेपरेशन दिखाती है, और इसकी मेजरमेंट को हम कहेंगे सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस। आर जो है वो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ये कहाँ से लिया जाएगा? सेंटर टू सेंटर लिया जाएगा। द डिस्टेंस विच इज बाय विच चार्जेस आर सेपरेटेड। ठीक है, इस सेपरेशन को कहाँ से लिया जाएगा? इसकी मेजरमेंट को कहाँ से लिया जाएगा? इस चार्ज के सेंटर से लेकर इस चार्ज के सेंटर तक लिया जाएगा। और जो उसने ये भी क्लियर कट कहा था कि यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो एक्ट करेगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कह देते हैं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देते हैं। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स along the line joining the centers of the charges। यानी ये फोर्स कहाँ कैसे एक्ट करेगी? इसी लाइन पे एक्ट करेगी। कौन सी लाइन? जहाँ जिस लाइन के थ्रू ये दोनों सेंटर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी हमेशा याद रखना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किस तरह एक्ट करेगी? दोनों चार्जेस के दरमियान जो सेंटर टू सेंटर लाइन निकाली जा रही है, सेंटर टू सेंटर लाइन निकाली जा रही है या ड्रा की जा रही है, इस लाइन के ऊपर एक्ट करेगा। ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ना ये फोर्स इधर जाएगा तो फोर्स इधर जाएगा, इसी लाइन पे ही रहेगा। यानी हम कह सकते ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे होगी? लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर्स ऑफ दी चार्जेस। सही। अब हम आ रहे हैं यहाँ पर, देखें मैंने कहा था कि इस पे जो फोर्स लग रही है, Q1 पे फोर्स लग रही है, वो किसकी है? Q2 की है। तो इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी फोर्स आपका फोर्स ऑन F1। मैंने क्या लिखा है? फोर्स ऑन F1 किसकी वजह से लगी है इस पे? ड्यू टू 2। इसको नाम दे दिया F12। F12 क्यों लिखा है? दोबारा देखें, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q2 की वजह से जो फोर्स लग रही है Q1 पे, उसका नाम लिख दिया हमने F12।
और इसका डायरेक्शन ऐसे पीछे की तरफ, ये यानी ये डायरेक्शन एक्चुअली इस फोर्स का है, इस चार्ज की फोर्स का है। ये डायरेक्शन इस चार्ज की वजह से जो फोर्स इस पे पड़ रही है उसका डायरेक्शन, ये देखो धक्का दे रहा है, ये इसको ऐसे धक्का दे रहा है, तो ये डायरेक्शन इसकी फोर्स का है। Q2 की फोर्स का डायरेक्शन ये बनेगा। ये वाला आपने कंसेप्ट जहन में रखना है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी कूलम्ब्स लॉ में सबसे बड़ा अगर कन्फ्यूजन होता है तो वो डायरेक्शन का होता है। क्योंकि अभी तो दो चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस जैसे आपके पॉलीगॉन वगैरह हो गए या बहुत सारे चार्जेस इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पर आपके डायरेक्शन का भी सवाल आता है, क्योंकि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहाँ पर डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आएंगे। किस तरफ होगा कि नेट फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, कहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये जो डायरेक्शन है ये इसकी फोर्स का नहीं है, ये Q2 की जो फोर्स पड़ रही है, एग्जर्ट हो रही है Q1 पे, उसका डायरेक्शन है। इसी तरह यहाँ पर जो फोर्स है Q2 पे, उसको नाम दिया F2 ड्यू टू 1। किसकी वजह से F2 आया है? Q1 की वजह से इधर फोर्स पड़ी, यानी Q1 इसको जो है धक्का दे रहा है या इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है। सही है ना जी। तो इसको हमने नाम दे दिया F21, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1। ठीक है जी। अगर यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर इन पॉइंट्स को नाम दे दूँ, भाई ये पॉइंट A है जहाँ पर ये Q1 पड़ा हुआ है, और ये पॉइंट आपका B है। क्या है ये पॉइंट B है जहाँ पर आपका Q2 पड़ा हुआ है। तो अब नाम कैसे बनेंगे? फोर्स ऑन पॉइंट A ड्यू टू B। यहाँ पर B की वजह से A पे जो फोर्स लग रही है उसका नाम रख दिया FAB। यहाँ पर क्या होगा? FB, यानी B पे फोर्स लग रहा है, किसका लग रहा है? A का लग रहा है। सही है जी। तो इस तरह नाम देंगे हम। सही। अच्छा, और भी तरीका है नाम देने का। अब देखें फोर्स वही है, नाम आपके मुख्तलिफ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपके नाम कहीं पर F12 लिखा हुआ है, F21 लिखा हुआ, कहीं पर आपका FAB लिखा हुआ, कहीं BA लिखा हुआ है, कहीं आपका सिर्फ FA लिखा हुआ है, B लिखा हुआ। तो ये बात वही करेगा जो अभी हम फिक्स करने जा रहे हैं। सही है जी। तो यहाँ पर अब ये वाला फोर्स है किसका? मैंने अभी बताया। तो अब ये डिसाइसिव घड़ी आ गई है। ये वाला फोर्स किसका? इसका नहीं है, ये है आपका B, उस चार्ज का है जो B पॉइंट पे पड़ा हुआ है, यानी ये Q2 का है। ये वाला फोर्स दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये वाला फोर्स इसका नहीं है, इस पे जो लगने वाला उसका डायरेक्शन है। इस चार्ज पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसका डायरेक्शन है, तो ये किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। इसका नाम रख देंगे हम फोर्स ड्यू टू बी वाली पॉइंट पे जो चार्ज पड़ा हुआ उसकी वजह से जो यहाँ पर फोर्स पड़ी उसका नाम रख दिया हमने FB। क्या रख दिया? FB। इस तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब B पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है कौन सी? Q1 कर रहा है। Q1 कहाँ पे पड़ा हुआ? A पे पड़ा हुआ। A पॉइंट पे चार्ज पड़ा, उसकी वजह से जो फोर्स बन रही है उसको नाम दे देंगे हम FA। तो यहाँ पर 3 तरीके से मैंने नाम दिए, 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से नाम दिए। फोर्स वही है, फोर्स में कोई फ़र्क नहीं आया, फोर्स में कोई फ़र्क नहीं आया है। यहाँ पर मैंने इसलिए दिए हैं, मैंने महसूस किया है जितने भी बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उनको इन डायरेक्शन पे होता है। बाकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो कर जाते हैं, किसी न किसी तरीके से कर जाते हैं, मगर इन द एंड जो नेट फोर्स बनता है या जो फोर्स का डायरेक्शन पूछा जाता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर जाना है कि इधर जाना है, उधर जाना है। तो बहुत ही क्लियर है, इसका तरीका बहुत ही क्लियर है कि आप जिस चार्ज पे फोर्स का हिसाब किताब करने वाले, मालूम करने वाले हो, जिस पॉइंट पे मालूम करने जा रहे हो, तो वहाँ पर खड़े होकर देख लो। यहाँ पर तुम चाहते हो कि हम Q1 पे अब जाए, कौन से डायरेक्शन में ये रिपेल होगी, ठीक है ना। Q1 जो है किधर जाएगी? इधर जाएगी या इधर जाएगी? सही है ना। या तो रहेगी लाइन पे। पहली बात तो ये मान लें
अपने दिमाग में डाल लें, ये रहेगी इसी लाइन पे, जो सेंटर्स के दरमियान लाइन हमने ड्रा कर दी, ये वो हो गई आपकी, जिसको हम कहते हैं फिक्स लाइन हो गई। अब ये रहेगा इस पे ही, इसने इस लाइन की इस पटड़ी से नीचे नहीं उतरना है, ये तो आप मान लें पहले से ही। तो रहेगा इधर, या तो ये इधर जाएगा या इधर जाएगा। अब ये कैसे डिसाइड करें? वो ऐसे डिसाइड करेंगे भाई इस पे लग रही है फोर्स, वो कौन सी है? ये वाली है। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें एकदम ख्याल आ जाएगा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब ये इधर तो नहीं जाएगा, ये जाएगा, इसकी वजह से ये पीछे की तरफ जाएगा। इस पे जो फोर्स पड़ रही वो किसकी पड़ी? इसकी पड़ी, ये तो इसको ऐसे धक्का देगा। तो हम यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे भाई ये आपका Q2 जो है इसको धक्का दे रहा है, Q2 जो इसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो इसकी फोर्स का Q2 की फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। ठीक है ना? क्यों? हम धक्का महसूस कर रहे हैं ना, हम इसकी रिपल्शन को यहाँ पर खड़े होकर महसूस कर सकते हैं। ना जब आप महसूस कर सकते हो तो आप डायरेक्शन पता चल गया, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसकी फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। F12 का डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। और F2 का डायरेक्शन देखना चाहते हो तो इधर आ जाओ। अब इधर होकर खड़े हो जाए तो ये इसको रिपेल कौन करेगा? ये वाली चार्ज करेगी। तो इसका जो डायरेक्शन है वो आपका रिपल्शन का इस तरफ होगा। तो हम कहेंगे आपका जो चार्ज 2 पे फोर्स लग रही है 1 की वजह से, उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। ये पीछे की तरफ धक्का खाएगा, यानी इसको कोई रिपेल करेगा तो यार ये पीछे की तरफ जाएगा, यानी आप देख लें ऐसे जाएगा। ठीक है ना? तो ये डायरेक्शन तय करना बड़ा आसान है। आप लिटरली अपने आप को उस पे खड़ा कर देना जहाँ पर चार्ज आपने रखी है, या जहाँ पर वो चार्ज पड़ा हुआ, देखे सामने क्या चार्ज पड़ी हुई है। अब सामने चार्ज कोई अपोजिट है तो उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना? अगर सामने कोई सेम चार्ज है तो उसको रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा तो किस तरफ करेगा? अट्रैक्ट करेगा तो किस तरफ करेगा? अट्रैक्ट का मतलब वो अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट का मतलब है वो अपनी तरफ खींचेगा, और रिपेल का मतलब वो अपने आप से दूर करेगा। इतनी बात तो सबको समझ में आती है। ठीक है ना? दोबारा समझ ले, अगर अट्रैक्ट कराएगा तो क्या होगा? दोनों अपोजिट होगी। तो आप समझेंगे आप खड़े हो पॉजिटिव में, सामने क्या है आपके? नेगेटिव है, तो आप समझें वो उस फोर्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है? अगर आप खड़े हो पॉजिटिव, सामने भी फोर्स कौन सी चार्ज कौन सी है? पॉजिटिव है, तो आप समझ जाएंगे उसको धक्का देगा, उसको अपने आप से दूर करेगा। आप भी यही अमल दिमाग में लाएं और उस चार्ज पे ऐसे उंगली रख दें। आप नहीं खड़े हो सकते, जाहिर है, आप उस पर ऐसे उंगली रख दें, पेन रख दें, और सामने देखें कौन सा चार्ज पड़ा हुआ है, फैसला कर ले। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी है, यानी अपोजिट है या सेम है, तो आपका फैसला हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका आसान तरीका है कि इनकी डायरेक्शन को आप देखें। कोई हम ये कह सकते हैं ना, वही आपका जो कंसेप्ट है रिपल्शन का और अट्रैक्शन का, हम तो उसी पे ही आपका डिसीजन कर सकते हैं ना। कोई बड़ी साइंस तो इसमें है नहीं। आप देखें जिस चार्ज पे आप वो फोर्स मालूम करना चाहते हो वो किसकी वजह से है, ज़ाहिर सामने कोई होगी फोर्स, चार्ज होगी, उसकी वजह से होगा, तो उसका साइन देख लो आप। यहाँ पर एक बात और आपको बता दूँ, कूलम्ब्स लॉ में साइन, जब आप उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठेंगे तो उन साइन का कोई हिसाब किताब हमने नहीं रखना, हमने चार्ज रखना। अगर आपका 2 कूलम है तो आपने 2 कूलम रखना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना, माइनस में अगर है तो भी आपने रखना पॉजिटिव में, क्योंकि हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का जो इस्तेमाल करेंगे सिर्फ डायरेक्शन के लिए करेंगे। न्यूमेरिकल्स में उनका जिक्र इस वक्त कूलम्ब्स लॉ में नहीं आएगा। तो ये ना करना क्या यहाँ पर माइनस की पड़ी हुई तो आपने उठा के उस फार्मूले में भी रख दिया, आपका माइनस का रख दिया, कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको रखने की। आपने सबका मैग्नीट्यूड रखना है। आखिर में डायरेक्शन का जो मामला होगा वो आप खुद तय करेंगे कि किस तरफ होगा, ये वो आस्ते आस्ते आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर बेसिक बात बता रहा हूँ आपको। बेसिक बात ये है कि आप उस चार्ज पे खड़े हो जाएं और देखें उसको कोई धकेल रहा है कि कोई उसको अपनी तरफ खींच रहा है, सिर्फ इतनी बात है। सही है ना? तो इससे आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। अब आते हैं कि ये सारा मामला तय हो गया कि यह फोर्स है। अब ये नाम आपको जो बताए जा रहे हैं वो डिफरेंट नाम इसलिए बताया जा रहा है, मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ,
इसलिए बताया जा रहा है कि ये सारे नाम इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें आप समझे कि एक मुख्तलिफ तरीके हैं इस फोर्स को डिस्क्राइब करने के या इस फोर्स को मेंशन करने के लिए, बताने के लिए। बाकी कोई इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। आप ये समझें कि यहाँ पर जो फोर्स होगी वो इसकी वजह से होगी और यहाँ पर जो फोर्स होगी वो इस चार्ज की वजह से। इतना तो आप याद रख सकते हो ना। जिस चार्ज पे आप खड़े तो उसकी अपनी फोर्स को नहीं देखना, उस पर कौन फोर्स डाला वो देखना है। सामने कौन सी चार्ज है जिसकी वजह से उस पर फोर्स पड़ने वाली है, वो आपने देखना होता है। इसका अपना कुछ नहीं है। ये तो या तो अट्रैक्ट हो रहा होगा या आपका क्या हो रहा होगा, रिपेल हो रहा होगा। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तय हो गई। इसको हम कहते हैं सेपरेशन। इसको हम कहते हैं सेपरेशन, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है। और ये Q1 इसका मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q2 है। वो कूलम ने अब ये बताया हमें कि इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रही है उसका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करें, या उसके मैग्नीट्यूड के बारे में पूरी आपको जो फार्मूला बताया गया या तरीक़ेकार बताया गया उसके तहत वो कहता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। किसके भाई, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ एक से नहीं है, न Q1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न Q2 से है। ऐसा अलग अलग नहीं कह रहा, वो कह रहा दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। उससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें से कोई फोर्स बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगी, कोई भी चार्ज Q1 को बढ़ा दें तो तब भी प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, Q2 को बढ़ा दें तब भी प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना। दूसरी जो बात उन्होंने बोली थी वो ये बोली थी F यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्शन वाली, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस, या सेपरेशन के स्क्वायर से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब आप समझते हो कि ये कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा है तो कम। इसके बारे में हम बात करते हैं, पहले इसको ड्राइव कर ले। अब दोनों को हम क्या करने जा रहे हैं, कंबाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों आपका F के प्रोपोर्शनल हैं। ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, अपान में आपका R स्क्वायर आ गया। अब इसको अगर मैं हटा देता हूँ प्रोपोर्शनलिटी को, तो हमेशा फिजिक्स वाले जो है या केमिस्ट्री वाले जो साइंस में क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ कांस्टेंट हम K का लेंगे और ये K जो है वो आपका कांस्टेंट है किसका, कूलम्स लॉ का, जिसमें K जो है वो डिपेंड करता है, K डिपेंड्स अपॉन, ये भाई कांस्टेंट है, जिसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। ये हम पढ़ेंगे, मैंने कहा था अब जो लेक्चर नेक्स्ट होगा उसमें मीडियम में जाएंगे तो हम कहते हैं डिपेंड्स अपॉन मीडियम। K की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पे। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट किसको कहते हैं, जो सब हर जगह एक ही इस्तेमाल हो, यानी जहाँ पर जाएं पूरी यूनिवर्स में जहाँ कहीं भी जाएं तो वही इस्तेमाल होगा। जैसे जो वो आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में G था, तो वो आपका क्या था, यूनिवर्सल कांस्टेंट था हर जगह। यहाँ पर भी वही, स्पेस में भी वही, कहीं पर भी चले जाओ तो उसका वैल्यू जो है वो फिक्स है। K आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये K की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, मीडियम पे। सही है जी। और K किसके बराबर है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट को, ये आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या एयर में भी ले सकते हो, क्योंकि अब है फ़र्क है, मगर एयर में भी आपका यही लिया जाता है। एयर का उसमें फ़र्क तो होगा, एयर मीडियम होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, कंटामिनेशन होती है, मगर फिर भी आपका ये तस्वर किया जाता है कि एयर का और आपका फ्री स्पेस का जो K की वैल्यू है वो दोनों की सेम रखी जाती है। और ये किसके बराबर है,
9 इंटू 10 पावर 9, और इसका यूनिट क्या होगा, देखो यूनिट आप निकालना चाहें तो आपका हो सकता है ये Fr² अपान Q1 Q2, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी। तो के की वैल्यू मैंने आज कहा था हम यहाँ तक महदूद रखेंगे, के की वैल्यू तक, जो आपका फ्री स्पेस में या आपका एयर में लिया जाएगा। इसके ऊपर हम प्रॉब्लम या को जो हमारा डिस्कशन आज का यहाँ तक है। नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ को हम लेके जाएंगे किस में, मीडियम में लेके जाएंगे, ताकि वहाँ पर जो आपके प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ज़ाहिर है के की वैल्यू क्या होगी, हर एक की अलग अलग होगी। मीडियम में क्या होगी, ये नहीं हो सकता कि भाई अब यहाँ पर 9 इंटू 10 पावर 9 है, 9 इंटू 10 पावर 9 है, तो वहाँ पर भी यही होगा, नहीं। अब आपका के की वैल्यू मीडियम में कम होगी, ये आप अभी नोट कर लें, के की वैल्यू मीडियम में कम होगी और सबसे ज़्यादा वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू किस में होगी, आपकी फ्री स्पेस में होगी, जो कि है 9 इंटू 10 पावर 9। अब मीडियम में जैसे हम जाएंगे तो हर मीडियम का अलग अलग होगा, यानी इस के का वैल्यू जो आपका दूसरी मीडियम में यानी वाटर हो गया या किसी मटेरियल कोई भी मटेरियल माइका वगैरह हो गया, इन सब में क्या होगा, डिफरेंट होगा। सही है। तो के की वैल्यू यहाँ पर आपका क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्री स्पेस में या आपका एयर में हम इस्तेमाल करेंगे 9 इंटू 10 पावर 9 का इस्तेमाल करेंगे। उसका यूनिट भी आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या बनता है, एफ। अब यहाँ पर स्टेटमेंट आप दे सकते हो, इसका जारी कर सकते हो आखिर पे कंक्लूजन पे, कि कूलम ने क्या बताया, मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। कूलम ने क्या बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमें बताया। क्या बताया कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस है, वेदर इट इज़ रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। ये रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो फोर्स उसको मिला के हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये डिस्टेंस कहाँ से लिया जाएगा, सेंटर टू सेंटर लिया जाएगा। और ये फोर्स कैसे एक्ट करेगी, ये फोर्स हमेशा एक्ट करेगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस। ये हमेशा इस लाइन पे ही रहेगी, इस लाइन या इस पटड़ी पे ही रहेगी, इस पटड़ी से कभी नहीं उतरने वाली। ठीक है। तो अब और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा आपका इसका डायरेक्शन तय करना। ठीक है जी। और हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी यही पढ़ा कि जहाँ फोर्स पड़ेगी उसी हिसाब से उसका जो है वो हमारा जो डायरेक्शन बनता है उसकी मूवमेंट का, या जो भी आपका एक्सेलरेशन है उसका। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि फोर्स का डायरेक्शन होगा जिस तरफ, तो उस चार्ज ने उधर ही जाना है, या अगर वो धक्का देगी तो पीछे जाना है, ऐसे खींचेगी तो आपकी तरफ आएगी। ठीक है ना। तो ये बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा चार्ज ने उधर जाना है, चार्ज ने उधर जाना है। ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट। अब इसको नोट करें, तो बाकी जो चीज़ें उन पे हम जाते हैं, नोट करें इसको। चलें जी। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो अभी बताया था इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा है कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर से आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है जी। तो वो क्या होता है देख लें आप, लिख लिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर उसको भी देख लें, इनवर्स स्क्वायर लॉ ये क्या होता है, स्क्वायर लॉ ये एक्चुअली क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये वाला ये आपको क्लियर बता रहा है कि भाई अगर ये डिस्टेंस जो है वो बढ़ाएंगे तो फोर्स जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी।
अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा ही बोल रहा है। और इन्वर्स में है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं या इतनी मैथमेटिक्स सबकी पढ़ी हुई है कि स्क्वायर है तो जो भी डिस्टेंस आपको मिले मेहरबानी फरमा के उसको स्क्वायर ज़रूर कर लेना। ऐसा नहीं कोई आधा बोले तो आप बोले आधा हो गया, कोई पौना बोले तो आप बोले पौना हो गया, है ना। कोई डबल बोले तो आप बोले भाई डबल हो गया, ऐसा नहीं है। जब डबल बोले तो मतलब 4 हो गया है। अगर मैं कहूँ कि अगर ये डिस्टेंस आपका डबल हो गया तो मैं क्या करूँगा भाई, मैंने तो ऐसा लिखना है ना, 1/2 लिखना है इधर, या 2r कर देना तो 4r² हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डबल करने से, यानी डिस्टेंस को डबल करने से, तो एक्चुअली आप क्या करें, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो। तो कंसेप्ट मैंने क्या दिया था, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कितनी फोर्स कम हो गई है, 1/4 टाइम, 1/4 टाइम, चौथा हिस्से पे चली गई है। सही है ना। तो अब इसको अगर मैं आधा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, आधा, यानी हाफ कर देते हैं। इस डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, 1/2, तो स्क्वायर कर ले। अब क्या होगा, अब जब बढ़ा रहे थे, डबल कर रहे थे, तो फोर्स क्या हो रही है, कम हो रही है। भाई ये डिवाइड हो रहा है, 1/4 लिखा हुआ है, 1 का चौथे हिस्से पे चली गई है। 1/4 का मतलब क्वार्टर हो गई है। अगर डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स आपकी क्वार्टर हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, क्वार्टर हो जाएगी। यहाँ पर इसको आप करें तो ये 1/4, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 1 जा 4। तो अब आधा करने से ये आपका हो गया 4 टाइम। अगर कोई समझदार मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, समझ गए, बिल्कुल ही समझ गए। आधा किया तो, सॉरी, डबल किया तो फोर्स चौथे हिस्से पे चली गई, यानी कम हो के चौथे हिस्से पे चली गई। ठीक है। अब जब इसको हाफ कर दिया डिस्टेंस को, अगर किसी डिस्टेंस को हम हाफ करेंगे तो आपका फोर्स 4 टाइम हो जाएगी, डबल नहीं होगी। हालांकि बहुत सारे जो है ना वो आपके प्रोपोर्शनली वाले जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल है, उसमें हाफ करने से क्या होता है, डबल होता है। मगर यहाँ याद रखना, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, ऊपर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, तो ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 टाइम। अब इसकी बुनियाद पे हम पूरा का पूरा कूलम्स लॉ का अगर जो क्वेश्चन है इस तरह के कर मान लेते हैं। अगर मैं ये 2 टाइम किया, यानी डबल किया, तो ये 1/4 हो गया। अगर मैंने यहाँ पर डिस्टेंस 3 टाइम किया तो ये 1/9 बन जाएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, 1/9 टाइम कम हो जाएगा। ठीक है। अगर मैंने यहाँ रखा 4 तो फोर्स का क्या हो जाएगा, 1/16 टाइम कम हो जाएगा। अगर मैंने रखा यहाँ 5 तो ये 1/25 टाइम कम हो जाएगी। जितना आप बढ़ाते जा रहे हो तो वो फोर्स का जो है इफेक्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि सेपरेशन आपकी बढ़ती जा रही है। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये मैंने 1/2 किया, यानी हाफ किया, तो ये क्या आ गया, 4 टाइम फोर्स बढ़ गया मैग्नीट्यूड। अगर मैं यहाँ 1/4 कर दूँ, यानी डिस्टेंस को और भी कम कर दूँ, आधे का भी आधा कर दूँ, आधे का भी आधा कर दूँ, हाफ को वो भी और हाफ करूँगा तो 1/4 बनेगा। अब आप समझें, यहाँ पर 1/4 का मतलब 1/16, 1/16 जाके 16 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16 टाइम फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, क्योंकि आप डिस्टेंस को कम कर रहे हो। सही है। अब दूसरी बात, अब यहाँ पर कुछ भी रख लो, मैंने कहा 1/2 में तो क्या हो गया भाई, 4 टाइम हो गया। 1/4 कर दिया तो 16 टाइम हो गया। 1/3 रखूँगा तो 9 टाइम हो जाएगा। 1/5 रखूँगा तो 25 टाइम हो जाएगा। 6 रखूँगा तो 36 टाइम हो जाएगा। 1/6 रखूँगा, भाई ये 6 नहीं, 1/6 रखूँ। 1/7 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 49 टाइम बढ़ जाएगा। जितना आप डिस्टेंस कम करते जाओ, तो ये अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर डबल किया जा रहा है, ठीक है ना, ट्रिपल किया जा रहा है, 4 टाइम किया जा रहा है, तो आपको टेंशन नहीं, आपका स्क्वायर करो। जितना स्क्वायर बनेगा ना, जितना स्क्वायर बनेगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, तो आप बोलना 1/4 टाइम हो गई है।
अगर यहाँ मैं 3 रख दूँ तो आप कहेंगे 1/9 टाइम हो गई है, कम होती जा रही है। 3 टाइम यानी 2 टाइम से बढ़ा दिया, 3 टाइम कर दिया तो 1/9 टाइम ये फोर्स हो गई है। यहाँ पर 5 रखोगे तो आप कहोगे 1/25 टाइम कम हो गई है। सही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब डिस्टेंस को फ्रैक्शन में लिया जा रहा है, तो यानी डिस्टेंस को कम किया जा रहा है। 1/2 का मतलब है आधा कर दिया आपने, तो ये 4 टाइम हो गई। और यहाँ पर 1/5 तो ये क्या हो जाएगी, 25 टाइम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिस्टेंस को कम कर रहे हो तो क्या होता है आपका बढ़ी। तो इसको हम कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। यहाँ पर इस तरह के कोई भी आपका न्यूमेरिकल आए, कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, आपने फैसला करना है इस पे, इस लॉ पे करना है कि यहाँ पर आपका डिस्टेंस को क्या रखना है। वो मैंने क्या कहा था, इसको स्क्वायर करना लाजमी है। आपने जज्बाती होके अगर स्क्वायर नहीं किया तो फिर रिज़ल्ट कुछ और ही आएगा, और वो रिज़ल्ट भी वो आएगा और आपका रिज़ल्ट भी कुछ और ही आएगा। ठीक है जी। तो कोशिश करना अपने रिज़ल्ट की खातिर इसको स्क्वायर करके फिर फैसला करना। ठीक है, डिसाइड करने से पहले इसको स्क्वायर करना लाजमी है। चले यहाँ इसको भी नोट कर लें। अब हम कुछ और बातों पे अब देखते हैं। लिमिटेशन। अब यहाँ पर देखें कूलम्स लॉ जो है उसकी लिमिटेशन है, हर जगह तो अप्लाई नहीं होता ना भाई। ये लॉ आपका हर जगह अप्लाई नहीं होता, इनकी भी कुछ लिमिटेशंस होंगी, इनके भी कुछ क्या कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन होंगी। हर जगह ये वैलिड नहीं है। तो कहाँ वैलिड है और कहाँ वैलिड नहीं है तो उसके बारे में देख लें आप। ठीक है जी, कहाँ वैलिड है और कहाँ वैलिड नहीं है, तो उसके लिए हम देखेंगे इसको। तो आपने जैसे पढ़ा कि कूलम्स लॉ जो है वो आपका इंटरेक्शन बताता है किसके बारे में, पॉइंट चार्जेस के बारे में। तो लिमिटेशन में हम इनका जिक्र ज़रूर करेंगे सबका। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है जी। तो ये आपका एक्सटेंडेड चार्जेस पे, भाई एक्सटेंडेड का मतलब आप समझते हो ना, एक्सटेंडेड चार्जेस पे ये नहीं है वैलिड, नॉट वैलिड। कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड ऑन एक्सटेंडेड चार्जेस, यानी चार्जेस आपके बढ़ते जा रहे हैं, समाये नहीं जा रहे। हमने कहा था ये पॉइंट चार्जेस का गेम है सारा, तो ये वैलिड होता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हम चार्जेस की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं या उसकी साइज़ को बढ़ाते जा रहे हैं तो वहाँ पर ये आपका कूलम्स लॉ नहीं लग सकता, यहाँ पर नहीं है। ये सिर्फ ओनली वैलिड ऑन पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये चार्जेस जो हैं वो आपके पॉइंट चार्जेस है, उन पे ही ये वैलिड है। ठीक है। और दूसरी बात, वैलिड आपका अगर बोथ, ये वाला पॉइंट, बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट। अगर दोनों चार्जेस जिनके बारे में आप ऑब्जर्व करने जा रहे हो अगर वो दोनों रेस्ट पे हैं तो कूलम्स लॉ आपका क्या है, इस पे वैलिड है। यानी कूलम्स लॉ रेस्ट, दोनों चार्जेस आपके अगर रेस्ट पे हैं, चार्जेस एट रेस्ट हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ये वैलिड होगा, लगा सकते हो आप। अगर बोथ चार्जेस आर मूविंग, बोथ चार्जेस आर मूविंग, तो नॉट वैलिड। यहाँ पर मूविंग चार्जेस पे ये वैलिड नहीं है, नहीं लग सकता। उनमें से अगर कहेंगे ऐसा भी नहीं है, अगर वन चार्ज इज मूविंग, वन चार्ज इज मूविंग एंड अदर इज एट रेस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉ इज वैलिड। यहाँ पर लॉ आपका क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आप फैसला कर सकते हो, क्या डिसाइड कर सकते हो कि भाई यहाँ पर कूलम्स लॉ वैलिड होगा, कहाँ पर नहीं है। तो ये सीधा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अभी हो सकती है। आप देखें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मगर हम इस वक्त जो है वो आपके मेन जो इसके फीचर्स हैं उस पर गौर कर रहे हैं। उसके हिसाब से ये जो पॉइंट्स हैं, कहाँ पर वैलिड है, कहाँ पर वैलिड नहीं है,
ये मैंने जैसे कहा हर जगह हर दफ़ा हर टाइम पे आपका वैलिड नहीं हो सकता, तो ये वैलिड कहाँ कहाँ पे हो सकता है वो भी लिखा, और जहाँ पे वैलिड नहीं हो सकता वो भी आपके सामने लिख दिया है। ठीक है जी, तो अब ये आप लिख लें। हम नेक्स्ट जो है वो उन टॉपिक्स पे जा रहे हैं, या कुछ और बातें भी इस पर रिलेटेड करने वाले, लिख लें जी। चलें जी, लिख लिया, नोट कर लिया। अब हम थोड़ा कुछ और जो चीज़ें रह गई हैं कोशिश करते हैं इसको समेटने की। ठीक है जी, और इसको समेटना है तो बड़ा ही मुश्किल, मगर जो आज हो सकता है उतना हम समेटने की कोशिश करते हैं। अब जो निखर के सामने आई है इसकी सूरत कूलम्स लॉ की, वो ये आई है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और के की वैल्यू हमने आपका स्पेस में या एयर में क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है के की वो भी हमने डिसाइड कर ली, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है जी, ये अब यहाँ पर मैंने जैसे कहा था अभी आपसे कि भाई अब हम इस वक्त अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सिर्फ के की वैल्यू जो है 9 × 10⁻9 पे, और अगले लेक्चर्स में हम जाएंगे जो मीडियम के हिसाब से, जो आपका ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर कुछ चेंजेस आने वाली हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम इस सूरत में हो सकती है सिर्फ। इसके बाद जब हम मीडियम में उतरेंगे तो ये वैल्यू जो है वो आपकी कम होगी, हर मीडियम की इससे सबकी कम होगी, ये आपका मैक्सिमम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपका स्पेस में या एयर में सबसे ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होता है या मैक्सिमम होता है। उसके बाद जितने भी आपके आएंगे मीडियम्स आएंगे, उन मीडियम्स में क्या होगा, डिफरेंट होगा। सही है, मगर इससे सबका कम ही होगा। ठीक, तो वो मैंने पहले यह बता दिया था कि के की वैल्यू डिपेंड करता है आपका किस पे, मीडियम्स पे डिपेंड करता है। ओके जी, तो अब यहाँ पर ये डिसाइड हो गया। अब आते हैं कि यहाँ पर एक और कूलम्स लॉ में आएगा कि जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर आपके चार्जेस ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है आपका नेट फोर्स या टोटल जो फोर्स है वो कैसे मालूम किया जाए। यानी एक बात अभी से नोट कर लो आप दिमाग में अपने कि कूलम्स लॉ के हिसाब से जितने भी चार्जेस होंगे तो आपने नेट फोर्स मालूम करना, किसी वन पर्टिकुलर चार्ज पे जाके आपने मालूम करना। आपसे कहा जाएगा भाई 2 3 4 चार्जेस हैं, आप फलां चार्ज पे जाके नेट फोर्स मालूम करो। अब जो आप फलां चार्ज का नाम लिया है तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो सारे होंगे उस फलां के अलावा, यानी दैट एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर चार्ज ऑल दी अदर चार्जेस विल एक्सर्ट देयर फोर्सेस ऑन दी दैट पर्टिकुलर चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं ना कि बाकी सारे जो हैं वो उस पर्टिकुलर चार्ज पे जिस पे आप नेट फोर्स मालूम करना चाहते हो उस पे अपना सारा हमला डाल देंगे, हमला कर देंगे। यानी अपनी फोर्स जो है वहाँ जाके उस पर्टिकुलर चार्ज पे अपनी फोर्स को एक्सर्ट करेंगे। अब आपने मालूम करना उस एक चार्ज पे जो दूसरे चार्जेस हैं, अपना रिमेनिंग चार्जेस हैं, वो फोर्स डाल रहे हैं, तो वो नेट फोर्स कितनी होगी, टोटल फोर्स उस पर कितनी होगी। ठीक है ना, तो उसके लिए हम देखें यहाँ पर आपका फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है।
तो नेट फोर्स मालूम करने के लिए हम सारे जो पढ़े हैं आज तक, तुम लोगों ने वेक्टर्स पढ़े हैं ना, उनकी एडिशन वगैरह या उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारे जो है तरीके आपको दोबारा रिकॉल करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर को, जहाँ पर आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़े थे। किस तरह ऐड किया जाता है, किस तरह जो है वो सबट्रैक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप इस प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। तो यह प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। उसमें होता क्या है? यही जो अभी मैं बता रहा था कि अगर चार्जेस जो है वो ज़्यादा है, दो हैं, दो से ज़्यादा है, तो अगर उन पे हमने नेट फोर्स मालूम करना है तो कैसे मालूम करें? इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सही है भाई, कुछ नया तो नहीं लग रहा ना? तो अब यहाँ पर चार्जेस आपके फॉर एग्जाम्पल है, 2-3 चार्जेस हैं, Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे भाई इस आपसे कहा जाएगा भाई इस Q3 पे इनकी वजह से कितना फोर्स पड़ रहा है। हमने क्या कहा? इस Q3 पे इनकी वजह से कितना फोर्स पड़ेगा। ज़ाहिर है मैंने जैसे अभी आपसे कहा था कि आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से फोर्स चार्ज पे जाके हमला करना है, वो आपने डिसाइड किया Q3। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस Q3 पे कितनी फोर्स एग्जर्ट हो रही है। अब कितनी फोर्स, जाहिर है कि हम देखेंगे Q1 भी इस पर हमला करेगा, Q2 भी इस पर हमला करेगा, यानी ये भी अपनी फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये भी अपनी फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ये फोर्स भी अपनी एग्जर्ट करेगा। अब इसको नाम दे देते हैं भाई F1 नाम दे देते हैं। ये भी अपनी फोर्स एग्जर्ट करेगा, इसको हम F2 नाम दे देते हैं, ठीक है। हम कहेंगे फोर्स ड्यू टू 1, फोर्स ड्यू टू चार्ज 1, यहाँ पर फोर्स ड्यू टू चार्ज 2, तो सब इस पर। अब टोटल फोर्स कितनी होगी? तो यहाँ पर क्या होगा? द टोटल फोर्स या आप कहेंगे भाई नेट फोर्स कह दें, इसको क्या कह दें? नेट फोर्स कह दें। टोटल अच्छा नहीं लग रहा, आप नेट फोर्स कह लें। विल बी इक्वल टू दी वेक्टर सम ऑफ ऑल दी रिमेनिंग फोर्सेस। समझ में आई बात? अगर आपके पास चार्ज ज़्यादा है, आप किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स मालूम करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? बाकी जितने भी चार्जेस हैं उनके फोर्सेस का वेक्टर सम कर दें, तो वो बन जाएगी आपकी नेट चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज। सही है। फिर देख ले भाई, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है। अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर इस चार्ज पे कितनी फोर्स एग्जर्ट होगी? तो भाई ये भी लगा रही है, ये भी लगा रही है, ये भी लगा रही है, सारे लगा रहे हैं। मैंने क्या कहा था? अगर तुमने इस बेचारी को डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर Q4 पे कितनी फोर्स नेट फोर्स पड़ने वाली है, तो हमें पता है ये सारे इंटरेक्शन तो होगा ना, सबका होगा, तो बकाया सारे जो है वो मिलके उस Q4 पे बेचारी पे हमला कर देंगे। तो वो अपनी अपनी, अब मैंने कहा था ये हमेशा कैसे एक्ट करेंगे? लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, ऐसे ऐसे नहीं घूम के आना, इसने ऐसे घूम के नहीं आना, इसने ऐसे घूम के नहीं जाना, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, क्योंकि सेम सिमिलर चार्जेस सारे क्या कर रहे हैं? इसको बेचारी को अपने आप से दूर कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इसका नेट चार्ज क्या, सॉरी नेट फोर्स क्या होगा? तो हम कहेंगे भाई इसका नेट फोर्स क्या होगा? हम कहेंगे वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। Q1 की वजह से F1 को नाम दे दिया, इसको F2 नाम दे दिया, इसको F3 दे दिया, तो हम कहेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3। हो सकता है कोई अपोजिट करे तो माइनस में भी हो सकता है, मगर हमने करना क्या है? इसका वेक्टर सम करना है। क्या करना है? वेक्टर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन क्या हो गई कि आपका नेट फोर्स जो होगा किसी भी चार्ज पे, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ दी ऑल द रिमेनिंग फोर्सेस या फोर्सेस ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, ठीक है ना।
तो जितनी भी रिमेनिंग चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फोर्स उस पर पड़ रहा होगा उसका आप सिंपली क्या कर दें, वेक्टर सम कर दें। तो हम कह सकते हैं ना, द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि आपका नेट फोर्स है, क्या है, नेट फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इक्वल होगा इंडिविजुअल जो फोर्सेस लग रही है उस चार्ज पे, पर्टिकुलर चार्ज पे, उनके वेक्टर सम को हम कहेंगे नेट फोर्स। और ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है जी। तो ये आपका एक्चुअली ये भी हो गया। अब हम एक और चीज़ डिस्कस करें कि भाई यहाँ पर अगर कूलम्स लॉ से कुछ हमने क्या सीखा कि यहाँ पर होता क्या है कि जैसे आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखा और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया था जो, ठीक है ना, न्यूटन ने दिया था, उसमें और इसमें क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, ये भी देख लें। क्योंकि दोनों का जो है वो एक चीज़ तो लग रहा है कि कुछ न कुछ इनमें कॉमन है, कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, वो देखते हैं। तो सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड लॉ ऑफ, सॉरी, आपका कूलम्स लॉ, ये है तो बेचारा ये भी लॉ ही है। तो अब देखें कूलम्स लॉ और यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये यूनिवर्सल है भाई, इसको यूनिवर्सल ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आप देखें यहाँ दोनों का फार्मूला लिख देते हैं ताकि ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है, ई दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहाँ पर भी फोर्स का जिक्र होने वाला, तो दोनों को थोड़ा डिस्टिंक्टिव रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या था के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और ये क्या है आपका एफ ग्रेविटेशनल, जी कर दें, ये क्या होता है जी M1 M2 अपान आर स्क्वायर। सही है जी। तो इसमें हमने ये देखना है क्या इनमें सिमिलरिटीज़ हैं, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो इनका कुछ थोड़ा बहुत कंपैरिजन तो बनता है दोनों साइंटिस्ट का। तो यहाँ पर देखें ये जो आपका फोर्स जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका क्या हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, यही हमने पढ़ा अभी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, मगर न्यूटन ने कहा था ये सिर्फ अट्रैक्टिव होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो सिर्फ क्या होगा भाई, सिर्फ ओनली अट्रैक्टिव, सिर्फ ओनली अट्रैक्टिव, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, सब कुछ ठीक है, वो वाला है, ओनली अट्रैक्टिव है। दूसरा के जो है यहाँ पर, ये देखें दूसरा वाला देखें के की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यानी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। मगर यहाँ पर जो जी है आपका, ये आपका यूनिवर्सल क्या है भाई, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये क्या है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, जो आपने पढ़ी है, जो 6.67 × 10⁻11 क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। याद है कि नहीं है? मुझे तो अभी याद आ गई है, मैं लग रहा था मुझे याद नहीं आएगी, आ गई याद। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपकी अभी आपने पढ़ी, जो फिक्स वैल्यू है वो एयर के लिए फिक्स है, या उसकी फ्री स्पेस के लिए फिक्स है, बाकी जो हर एक की अलग अलग होगी। ये जहाँ कहीं भी जाओगे, किधर भी जाओ, यूनिवर्स में कहीं पर भी जाओ, तो इसकी वैल्यू हमेशा आपको यही रखनी पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ टेंशन ही टेंशन है कि एक वैल्यू हर एक में अलग अलग होगी। ठीक है जी। फिर यहाँ पर जो है सिमिलरिटी एक और आ रही है, देखें, एक सिमिलरिटी ये भी है कि ये यहाँ पर जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ लगता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ
लगता है, यहाँ पर भी सेम है, इन्वर्स स्क्वायर इन्वर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पर भी है भाई, ये सिमिलरिटी हो गई। और क्या है इसमें, और ये है कि यहाँ पर ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होती है, मजबूत है। सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रांग फोर्स है तो वो आपकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है ये यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो स्ट्रांग फोर्स है ये। तो ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो Fe स्ट्रांग फोर्स है एज कंपेयर टू दिस फोर्स। ये वाली फोर्स जो है वो वीक फोर्स है, ग्रेविटेशनल, Fg फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वीक फोर्स है। क्या है ये, वीक फोर्स है। अब मैंने पता नहीं स्पेलिंग सही लिखी है वीक की, वीक कमज़ोर वाला लिखा है कि हफ्ते वाला लिखा है पता नहीं, मेरा आप समझोगे ये कमज़ोर है, मैंने वो वाला वीक लिखा, कमज़ोर वाला लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्ट्रांग वाला लिखा है जो मजबूत है। तो ये सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ है बिटवीन द टू आपके लॉज। ये दोनों फेमस हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और ये कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, वो आपका ग्रेविटेशनल जो है स्टडी है तो उसमें वो बड़ा फेमस है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप देखें तो कंपेयर भी करके देख सकते हो किसी भी हिसाब से, दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान देख लो, दो प्रोटॉन के दरमियान देख लो, दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक मास भी आपको पता है और आपका चार्ज का भी पता है, वो आप कर सकते हो। नहीं तो हम देखते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है इसमें न्यूमेरिकल से भरा हुआ होगा नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद, क्योंकि अब ये तो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो हम इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो जो आज पढ़ा है, जो अभी पढ़ा है, उसके हिसाब से जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं कूलम्ब्स लॉ के, इससे रिलेटेड सिर्फ आपकी एयर और स्पेस से रिलेटेड जो के की वैल्यू फिक्स है 9 × 10⁻⁹, उसके हिसाब से जितने भी कोशिश करें, जितने मेथड हो सकते हैं हम, आपका जो अगला लेक्चर भरपूर होगा आपका न्यूमेरिकल से। अब यहाँ पर आखिर में ये मैं बता दूँ कि अगर के कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन या जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हो, उनका डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा, डायरेक्शन हमेशा उसका अपोजिट होगा, मगर उनका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा। दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये वाली बात कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये आपका F12 लिखा था हमने और ये आपका F21 लिखा था, तो इनका डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों का बराबर होगा, बड़ी हो या छोटी चार्ज, जो हमने यही पढ़ा है कि भाई ये M1 बड़ा है या छोटा है, इनके दरमियान जो बैलेंस तो होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। भारी चीज़ खेलती रहेगी क्या अपने आप, नहीं कोई एक दूसरे से कभी टकराया आपने देखा नहीं। तो जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा, जो आपने पढ़ा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, यही कहता है जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा, मगर ये इनका जो डायरेक्शन होगा एक्शन और रिएक्शन का एक दूसरे के अपोजिट होगा, मगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी यही है, आपने हमेशा इसी नज़रिए से देखना है कूलम्ब्स लॉ को कि भाई इनके जो डायरेक्शन होंगे फोर्स के, दो है ना चार्जेस, एक चार्ज Q1 Q2 पे डालेगा और Q2 Q1 पे डालेगा, तो दोनों के दरमियान जो क्या होगा, अपोजिशन, एक दूसरे पे ही लड़ मरेंगे। और दूसरा जो है वो उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपने नोट कर लिया। तो ये आपका थोड़ा बहुत आज आपने डिस्कस किया कूलम्ब्स लॉ पे, और हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें जो रह गई है कुछ बातें उन पे भी फोकस करेंगे, और प्लस में जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स जो हैं उन पे भी हम देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ के मुख्तलिफ आपके जो पैटर्न हैं
उसको देखेंगे कि आपने किस तरह जो है वो उसके साथ डील करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम आपसे मुलाकात में जो ये सब कुछ करेंगे। तब तक आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये चीज़ें कुछ आपको पसंद आ रही हैं, कुछ समझ में आ रही हैं, ये एक इनिशिएटिव है। मैं कह रहा हूँ कि अब जिस प्लेटफार्म से मैं आपसे इस वक्त का मुखातिब हूँ, ये अब मैं समझता हूँ कि ये आपका ज़्यादा मौसर हो सकता है। अगर आप लोग चाहें तो, आप लोग जितने भी सारे बच्चे चाहें तो ये आपका प्लेटफॉर्म ज़्यादा मौसर हो सकता है। इसको आपने एक कनेक्शन के तौर पे इस्तेमाल करना है। आपका और हमारा कनेक्शन इस चैनल का आपस में बन जाता है तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप घर बैठे उनमें वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे इस चैनल के थ्रू जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे, जितना मेरा जिन सब्जेक्ट्स पे रसाई है, अब वो आपको पता है मैथमेटिक्स है या फिज़िक्स है, अब केमिस्ट्री है, इन पे जितनी मेरी रसाई है तो मैं कोशिश करूँगा कि उन सबको एक आसान तरीके से, एक आपके अपने जो होना चाहिए फीलिंग आपकी और हमारी सबकी जो एक होता है, तो ट्रेडिशनल वे में या इस आम से तरीके में, बहुत ही सादा तरीके में कोशिश करेंगे आपको समझाएं। चीज़ें तो बहुत बड़ी हैं मगर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको आसान किया जा सकता है, इसको कर्टेल किया जा सकता है, इनको नीचे लाया जा सकता है आपके स्टैंडर्ड तक। यहाँ पर देखो हर बच्चे का स्टैंडर्ड अपना अपना है। आप देखें आपकी क्लासों में भरे पड़े हैं बच्चे, कोई तो आज वो ये समझ रहे होते भाई हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं, कोई ये समझते हमें यहाँ ही होना चाहिए था। तो ये एक्चुअली हर 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 जगह ऐसा होता है। तो हम चाहते हैं कि हम वो कोशिश करें कि सबके लिए महसूस करें, जो बच्चा हमें देख रहा है वो ऐसा महसूस करे ये हमारे लिए बात कर रहा है, ये चाह रहा है कि ये हम सीख जाएं, यानी वो फीलिंग आना शुरू हो जाए। अब जो बच्चा ये समझ वो कह रहे हैं टॉपर्स है, वो है भले ठीक है टॉपर्स हैं, मगर पीछे जो बैठी है पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो भी आपके ही तरह है, वो भी उतना ही डिज़र्व करते हैं। तो हम कहते हैं कि सबका एक ऐसा पूरा सिस्टम बन जाए कि सबके लिए ये बात हो, ये महसूस करे ये मेरे लिए बात है। जो अपने अपने स्क्रीन पे बैठा हुआ है तो उसको ये जब फीलिंग आने लगेगी तो ये जो काम हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है, तो उस वक्त हम समझेंगे कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, हम इस सिस्टम में रह के भी कुछ आपके लिए कर रहे हैं। वो ये तभी हो सकता है जब आपका कनेक्शन और हमारा कनेक्शन अच्छा बन जाए, यानी हम अपने दुख दर्द एक दूसरे से, या जो खुशियाँ हैं अगर आप वो भी शेयर कर सकते हो या जितने भी प्रॉब्लम्स वो भी शेयर कर सकते हो, तो आप अपना फीडबैक दें, भरपूर तरीके से दें, और हम कोशिश करेंगे कि उस हिसाब से आपके जो लेक्चर्स हैं सारे क्लासेस के 9 से लेकर 12 तक हम उस पर जो है पूरा उतरने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। देखें हम कोशिश कर सकते हैं, और ये अगर एनर्जी बढ़ानी है तो आप जितना इसको अप्रिशिएट करें, उसको थोड़ा आप क्या करें कि अपने कनेक्शन बनाएं और हमारे साथ जुड़ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर भी कर सकते हैं और उस लेवल पे भी जा सकते हैं जिस लेवल पे आप हमें चाहते हो। ठीक है ना? तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।